बिहार दरोगा भर्ती 2019 यानी 2019 के रिक्रूटमेंट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन यानी सिलेबस में क्या बदलाव है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस आए, उन सभी जानकारी को आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन पड़ा हुआ है उससे भी क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। एक बात आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूँ, आप किसी भी विज्ञापन को चाहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए बीपीएसएससी का, ऐसा नहीं होता। बीपीएसएससी का मैक्सिमम रिजल्ट भी हो, चाहे एग्ज़ाम डेट हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा कोई जानकारी आपके पास ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। बिहार के दरोगा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी नोटिस आएंगे, पर ये नोटिस थोड़ा सा लेट से आता है। यानी आज किसी भी टाइम, यानी मुश्किल से 10 से 11 बजे के आसपास तक ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट कर दिए जाएंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बदलाव हुए, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। पहले जो विज्ञापन संख्या, अब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या क्या इस नोटिस में बदलाव किए। फर्स्ट जो नोटिस नंबर, बिहार सरकार गृह विभाग, इसका बेसिक चीज़ें जो हम लोग नहीं पढ़ने की जरूरत है। यदि बात करें ऑनलाइन आवेदन की, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे 25 सितंबर तक। तो आपके पास समय अच्छे खासे, कोशिश करें कि स्टार्टिंग पीरियड में ही आप रजिस्ट्रेशन कर दें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करें, बिहार सरकार गृह विभाग, तो यहाँ पर जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर लेवल 6 के पोस्ट है, जो वेतन मान्य है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। तो रिक्तियाँ जो है 2,064 रिक्तियाँ बिहार दरोगा की है। सार्जेंट, पारस अवर निरीक्षक, सार्जेंट की जो पोस्ट है लेवल 6 में ही आता है, इसके लिए 215 पोस्ट है। सहायक अधीक्षक कारा, जो असिस्टेंट सपोर्ट सब सुप्रिटेंडेंट जेल डिपार्टमेंट के जो रिक्रूटमेंट है 125 पोस्ट है। जबकि ये जो अधीक्षक कारा के 42 पोस्ट है जो रिजर्व रखे गए हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो ये कुछ जो बेसिक जानकारी आपको मिल गए। जो रजिस्ट्रेशन के डेट थे वो आप सभी को पता है। अब यहाँ पर आते हैं लिखित परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है। तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर देखें तो एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मुख्य परीक्षा, और यहाँ पर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पिछले नोटिफिकेशन में थे 20 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, 200 अंक के पेपर होंगे, आप सभी लोग जानते हैं। इसके सिलेबस और रणनीति के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। यदि मुख्य परीक्षा में देखें तो मुख्य परीक्षा सिमिलर है, जो आपको एक समान हिंदी पेपर होते थे वो है। साथ में आपको एक 200 अंक का, जो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र 200 अंक होंगे, जो समान हिंदी का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप हिंदी में 30% अंक नहीं, यानी 30% अंक नहीं ला पाते हैं, तो पेपर जो आप सेकंड पेपर है, जो आपका पेपर 2 है, जो इंपॉर्टेंट पेपर है, उसमें आप कितना भी स्कोर कर लें, ये कोई मतलब नहीं रखता कि आप कितना भी हायर स्कोर कर लेंगे, अब आप वहाँ पर ही फेल हो जाते हैं। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र प्राप्तांक समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो यहाँ पर सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहीं भी समान विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में जनरल अवेयरनेस आ जाते हैं, जो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, जो वर्तमान में या कोई कुछ जगह के नाम पर हो गए, तो इस तरह के सामान्य अध्ययन में चीज़ें आ गए। गणित होगा, मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग भी प्रश्न आएंगे। तो कहीं भी यहाँ पर आपसे प्रश्न आते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इकोनॉमिक्स से क्लियर तौर पर प्रश्न नहीं रहेंगे। इकोनॉमिक्स से रहेंगे प्रश्न तो वो बजट से संबंधित, यानी जो इतिहास से संबंधित है। जैसे बजट जो बने एक तरह से इतिहास है, किन्होंने लाया, क्या चीज़ लाया, तो एक इतिहास हो जाता। तो आपको 1947 के बाद, यानी 1900 कम से कम 91 तक,
1991 तक जो बदलाव किए गए, जैसे एलपीजी लाए, ग्लोबलाइजेशन लाए गए, लिबराइजेशन ग्लोबलाइजेशन लाए गए, जो इकोनॉमिक्स को बूस्ट किया, तो उस तरह की चीज़ें को आपको ध्यान देने होंगे। तो द्वितीय पेपर भी आपको 200 अंक होंगे, जो आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे आपके समय दिए जाएंगे, ये सारे सिलेबस में रहेंगे। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत आप करते हैं तो 0.2 अंक काट लिए जाते हैं, जो नेगेटिव बहुत कम है। तो मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में जो 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, यानी जितने पोस्ट हैं उनके 6 गुना बुलाए जाएंगे। मेगा सूची टाई होने पर जो आपको, यदि मेगा सूची में टाई हो रहे तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को जो समान अंक आ जाते हैं करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान को निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किए जाते हैं। उम्र वरीय अभ्यर्थियों के क्रम के ऊपर रहेंगे, जिस अभ्यर्थी का एज ज़्यादा उनको वरीयता दिए जाएंगे, और जिनका कम है उनको वरीयता कम। ये उनके लिए सिर्फ नुकसान होता है जिनके कट ऑफ मार्क्स के ऊपर अपना स्कोर उन्होंने किया, और बाकी किसी को दिक्कत कुछ नहीं होते। अंतिम मेघा सूची का न्यूनतम जो आपको स्कोर करना है, न्यूनतम स्कोर जो आप जनरल या पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जनरल में आते हैं तो 40% आपको स्कोर करने होंगे। पिछले बार सभी के लिए नॉर्मल 35% स्कोर थे, अब यहाँ पर बदलाव कर दिए गए, जो स्कोर को आपको 40% मिनिमम करना होगा। ये आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया, ये एक अपने आप को दिखा सकते हैं, हाँ मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई तो नहीं किया है, पर एक तरह से आप इस एग्जाम को जो बेसिक स्कोर करने थे उस स्कोर को आपने पार किया है। कट ऑफ के लिए मेरिट डिसाइड किए जाएंगे, मेरिट बनाए जाएंगे, जो मेरिट एक, यानी आपको 20 गुना रिजल्ट को देना है, तो 20 गुना रिजल्ट के लिए जितने नीचे स्कोर आएंगे, यानी 65, 50, 55, 59, यानी मान लेते तो 59 पर 20 गुना रिजल्ट पूरा हो जाता है, तो 59 एक कट ऑफ मान लिया जाता है, तो यहाँ पर ये किए जाएंगे। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता। जो शैक्षणिक योग्यता के ऊपर सभी के डाउट थे, जो काउंट किए जाएंगे 1/1/2019, यानी जो इस वर्ष पास हुए हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वे लोग इस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट को नहीं फिलअप कर सकते। आपके जो सर्टिफिकेट इशू डेट है या मार्कशीट इशू डेट है 1/1/2019 से तक होना चाहिए, इससे पहले होना चाहिए। इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को जो उम्र काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी से 2019, यहाँ पर एक बदलाव और कर दिए गए। जो मिनिमम एज रखे गए 20 ईयर्स, पिछले साल 21 थे, यहाँ पर एक बदलाव और हुए कि मिनिमम एज 20 ईयर्स कर दिए गए, जो मैक्सिमम एज जो है 37 आपको रहेंगे। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, जो पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। जो एससी और एसटी के लोग आते हैं इनके लिए मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखें क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिक आरक्षण के रूल के ऊपर है। नेक्स्ट हम लोग ऊंचाई के ऊपर आते हैं, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई 165, पिछड़े वर्ग ओबीसी या ईबीसी दोनों या यूआर, 3 रो सेक्शन यूआर ओबीसी ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एससी और एसटी पुरुष वर्ग के लिए 160 मीटर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो अनरिजर्व्ड हो गए, ईबीसी हो गए, ओबीसी हो गए, महिला हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होनी चाहिए। जो एससी एसटी की महिला हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम वजन हाइट होना चाहिए और वजन 48 किलोमीटर। जो चेस्ट फुलाकर 81 से लेकर 86 का आपको करना है, 81 नॉर्मल, और जब ये एक्सरसाइज करने के बाद 86 आपके होने चाहिए। जो एससी एसटी के 79 से लेकर 84। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष वर्ग के लिए 6 मिनट 30 सेकंड समय दिए जाएंगे। इससे अधिक समय लेने वाले को अभ्यर्थी को फेल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो यानी रनिंग समय था, जो दौड़ था, उसको समय में बदलाव कर दिए गए, ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो गया। 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का जो दौड़ होंगे उसके लिए 6 मिनट पूरा समय दिए जाएंगे। ऊंची कूद पुरुष के लिए न्यूनतम 4 मिनट
दिए जाएंगे, 4 बार 4 फीट है, और जिसको कुछ चांसेस दिए जाते हैं, 3 से 4 बार चांसेस दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए 3 है। और यदि पिछले बार की बात करें, पिछले रिकॉर्ड में, तो पिछले रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा बार चांसेस दिए गए थे, तो आपको कितने बार में भी ट्राई कर सकते हैं, पर नॉर्मली आप 3 बार में कोशिश करेंगे, 3 बार में आपको जो ये ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप है, सॉरी हाई जंप है, इसे आप पूरा कर ले। लॉन्ग जंप में न्यूनतम 12 फीट पुरुष वर्ग के लिए और न्यूनतम 9 फीट महिला वर्ग के लिए आपको जंप करने हैं। तो इसको भी आप ट्राई कोशिश करें कि 3 बार में आप कर पाए। इससे ज़्यादा बार समय कभी कभी आपके लक है और कभी कभी नहीं दिए जाते, तो ये आपके पिछले बार की हम लोग बात नहीं करेंगे। गोला फेंक में पुरुष वर्ग के लिए 16 पाउंड को गोला फेंकना, जो न्यूनतम 16 फीट फेंकने होंगे। 12 पाउंड को महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 फीट फेंकने होंगे। ये आपको किस कैटेगरी में? अनुसूचित जाति के लिए 330 रिक्रूटमेंट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 रिक्रूटमेंट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 371 है, पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 248 पोस्ट है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 207 पोस्ट है, और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 3% सीट रिजर्व रखे गए। जो सामान्य वर्ग है 825 पोस्ट है रिजर्व, और कुल जो पोस्ट हो गए 2064 पोस्ट हो गए। यहाँ पर महिलाओं के लिए देख सकते हैं 124 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, जबकि ईबीसी के लिए 131 है, पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 82 है, बीसी के लिए, मतलब ईबीसी ओबीसी जब बोलता हूँ तो बीसी बैकवर्ड क्लास, तो आर्थिक ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए 62 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए अब 62 सीट है, जो मैंने आप सभी को बता दिया। अनरिजर्व के लिए 289 शिफ्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल 695 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए, 35% रिजर्वेशन में। टोटल 2064 पोस्ट है। ये आपका सब इंस्पेक्टर के। नेक्स्ट हम लोग क्षैतिज आरक्षण के ऊपर, ये बेसिक जानकारी है, ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़ने। जो भूतपूर्व सैनिक उनको एज में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, इसके बारे में बताया गया है, जो 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एज यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। सार्जेंट के लिए पद नियुक्ति एवं चयन के लिए गृह विभाग सरकार के अधिसूचना नंबर, ये बेसिक जानकारी है। पद के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु लिखित परीक्षा की स्तर पर मापदंड वही है। तो सभी एग्जाम के लिए, जो चाहे जेल असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट हो, या सार्जेंट के पोस्ट हो, या सब इंस्पेक्टर पोस्ट हो, सभी के लिए एक क्राइटेरिया है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। 2 एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस। मेंस में 2 पेपर है, और लास्ट एग्जाम आपका फिजिकल है। नेक्स्ट कुछ लास्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। ये जो कूदना जंपिंग थे, उसी के बेसिक एक रो में दे लिखे गए। अब आते हैं सार्जेंट पोस्ट की। तो सार्जेंट पोस्ट की हम लोग देखें तो टोटल एससी के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 3 पोस्ट हैं, और महिलाओं के लिए 13 पोस्ट हैं एससी के लिए, और 1 एसटी के लिए रिजर्व रखे। अत्यंत पिछड़े वर्ग ईबीसी के लिए 40 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 14 पोस्ट रिजर्व है। बीसी के लिए 26 पोस्ट है, पुरुष वर्ग के लिए 9 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए 22 पोस्ट है, और जबकि महिलाओं के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 3% आरक्षण अलग से जो दिए जाते हैं, 6% रिजर्व है। टोटल महिलाओं के लिए ये आप पिछड़े वर्ग में जोड़ दें, 15 पोस्ट हो गए टोटल महिलाओं के लिए रिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 पोस्ट हैं, और जबकि महिलाओं के लिए 28 पोस्ट रिजर्व है। टोटल पोस्ट होंगे 215, महिलाओं के टोटल पोस्ट होगा 71। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो सहायक अधीक्षक कारा के जो पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के, जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, तो इसके भी सेम क्राइटेरिया, उसी तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर यदि टोटल पोस्ट देखें तो 125 पोस्ट है, जिसमें से 41 पोस्ट आप सभी लोग जानते हैं को जो रिजर्व रखे गए पुरुष भूतपूर्व सैनिक के लिए। अभी आप पोस्ट क्राइटेरिया देख लें। थोड़ा सा वीडियो बहुत कम लंबा करना चाहता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो एज के क्राइटेरिया में जो सेम वही उसी जैसा छूट दिए गए, कुछ अलग नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, तो ये 50 वर्ष यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं,
भूतपूर्व सैनिक के लिए, हाँ ये अलग पोस्ट है, उसका अलग है। यहाँ पर 42 सीट अलग से दिए गए हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए जो सीट पोस्ट रिजर्व रखे गए, ये आप देख सकते हैं। 36 आरक्षण की व्यवस्था होगी, जो आप सभी लोग जानते हैं, पुराना ही क्राइटेरिया, कुछ इसमें बदलाव नहीं किए गए। पंजीकरण भुगतान के लिए निर्देश, मेल आईडी, पंजीकरण आपको करने होंगे, आवेदन के नाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको 10th या एसएससी सारे डिटेल्स आपको दें, उसी के अकॉर्डिंग आपके नाम होना चाहिए। एक सर्विसमैन पीपीओ डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी रहा, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर आपको जो आपके हर समय आप पर्सनली यूज करते हैं, सिर्फ उसी मोबाइल नंबर का यूज करें, क्योंकि बार बार उस नंबर को आपको ज़रूरत पड़ेंगे इन फ्यूचर में तो जो आपको नोटिफिकेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो मैक्सिमम जानकारी वेबसाइट के ऊपर बहुत कम आते हैं। आपको एक मंथ पहले ही मैसेज के द्वारा बता दिए जाते हैं, ईमेल के द्वारा आपको बता दिए, मैक्सिमम जो आते हैं आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज ही आते हैं, ईमेल के ऊपर बहुत कम चीज़ें आते हैं। तो आप मैसेज के द्वारा आपको बताया जाता है एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे, तो जो आपको जानकारी प्राप्त होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसी नंबर को यूज करें जो आप ईमेल आईडी भी वही आप करें, कुछ अलग आप नहीं डालें। बिहार के आप निवासी हैं, बिहार राज्य आप के निवासी हैं तो हाँ चुने, नहीं है तो नहीं। दस्तावेज सत्यापन समय आपको अधिवास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होंगे। आवश्यक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अधिवास सर्टिफिकेट को बदलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी आपको दी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।